हेलो स्टूडेंट्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था। थर्मोडायनेमिक्स में हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, सिस्टम सराउंडिंग्स पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट विद एग्जांपल्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वी टॉक्ड अबाउट, और साथ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर ली जिसके ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सबको याद रखनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिकलिटी में उसको अटेन नहीं कर सकते। इनफैक्ट हर नेचुरल प्रोसेस, हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रहा है हमारे आसपास, सब इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही एक डेफिनेट टाइम पीरियड या फाइनाइट टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ये इसलिए क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में देयर इज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ द प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ या हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोली थी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही इक्विलिब्रियम होगा, इन बिटवीन देयर विल नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम। पता नहीं ये वाला पॉइंट हमने शायद लिखा या था, नहीं लिखा था। और जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर मोमेंट पर इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है तो लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट लेक्चर में ये वाला पॉइंट लिखवाया था या नहीं। एक बार लिख लो इस बात को इरिवर्सिबल में, कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम शायद लिखवाया हुआ था, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स, इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इन बिटवीन देयर इज नो इक्विलिब्रियम। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर मोमेंट पर सिस्टम और सराउंडिंग के प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, सो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। तो ये पॉइंट्स थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में अगर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो क्या मोड्स हैं, क्या तरीके हैं। तो लिखो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इसको हटा देते हैं, हेडिंग लिखो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर between system and surroundings। तो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक्चुअली दो मोड होते हैं जिनसे सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज करता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दैट इज वर्क एंड हीट, एंड बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ पाथ फंक्शन। ये बात पहले ही बता चुके हैं। वर्क एंड हीट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पाथ फॉलोड। अलग अलग पाथ से जाओगे तो अलग अलग वर्क और हीट इन्वॉल्व होगी। तो वर्क एंड हीट आर टू कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। लिखो हेडिंग ए, वर्क। वर्क तो जैसे आप डेफिनेशन देते हो वो 8th 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 7th 8th क्लास में, कि वर्क इज नथिंग बट द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, वो तो उससे तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो कई बार उसे हम डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलते हैं। तो वर्क भी दो टाइप के होते हैं। तो वर्क हालांकि एक पाथ फंक्शन है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। वर्क इज सेड टू बी द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क भी दो टाइप का होता है, एक पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, और मैकेनिकल वर्क। ये सब शब्द एक ही टाइप के हैं, पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क और मैकेनिकल वर्क। दूसरा होता है नॉन पीवी वर्क। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल वर्क इन द गैल्वेनिक सेल।
ये नॉन पीवी वर्क है। जरा थोड़ा सा आइडिया लियो। एक्चुअली दिस वी डील विद द फर्स्ट लॉ। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया मैंने? टीडी। तो इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी मेनली डील विद पीवी वर्क। अच्छा, नॉन पीवी वर्क ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं और ये गिब्स एनर्जी चेंज ही होता है। अब यहां ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सेकेंड लॉ में भी तो पढ़ना है। तो देखो पीवी वर्क क्या है। मान लो एक पिस्टन टाइप वेसल ले लिया मैंने। पिस्टन टाइप वेसल के अंदर पिस्टन कैन मूव अप, कैन मूव डाउन। पिस्टन मूव अप करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो भी तो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना पिस्टन का, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क। मैकेनिकल मूवमेंट हुआ ना पिस्टन का, तो मैकेनिकल वर्क। और पीवी चेंज हुआ ना, पीवी की वैल्यू चेंज हो गई, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली ये पीवी वर्क कहलाता है। तो इसका मतलब कहीं भी अगर सिस्टम में वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो दैट वर्क इज पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क और मैकेनिकल वर्क। बट नॉन पीवी वर्क क्या है? कई तरह के और भी वर्क होते हैं जहां नॉन पीवी वर्क होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क इन द गैल्वेनिक सेल। टॉर्च के अंदर, टॉर्च समझते हो ना, अंधेरे में लाइट चली जाती है, कई बार रोशनी चली जाती है, तो फिर अंधेरे में हम टॉर्च यूज करते हैं। टॉर्च में सेल डालते हैं हम, एवरेडी के या और भी कोई सेल डालते हैं। तो सेल क्या है? सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं। तो वी गेट और वी ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल थ्रू इट्स केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल कंपाउंड्स भरे हुए होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन से एक एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें कन्वर्ट होकर देती है रोशनी, लाइट। तो टॉर्च हमें रोशनी दे रही है, वी गेट लाइट फ्रॉम द टॉर्च एज एन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कहां से ऑब्टेन हुआ? सेल से या बैटरीज से। अब जैसे वो मोटरसाइकिल के अंदर डालने वाली या कार के अंदर जो बैटरी होती है, जो इनिशियल इग्निशन प्रोवाइड करती है, स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो वो कोई पीवी वर्क थोड़ी है। टॉर्च के अंदर का सेल ऐसा थोड़ी है कि वॉल्यूम उसका डबल हो गया, ये बड़ा सेल हो गया, ये इतना सा रह गया सेल। नहीं, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, वहां से कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क एंड दैट वी विल स्टडी इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Mainly in the first law of thermodynamics, work means PV work और mechanical work। तो guys इस बात को समझें कि electrical work as in galvanic cell, that is an example of the non-PV work, जबकि PV work is the mechanical work or displacement work, that means due to the change in volume of the system। अभी फिलहाल चूंकि हम फर्स्ट लॉ पहले पढ़ेंगे, तो वी आर गोइंग टू डील विद द पीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क और मैकेनिकल वर्क, सबका मीनिंग सेम है। तो चलो बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। एक्सप्रेशन ऑफ, अच्छा वर्क डन का पहले एक एक्सप्रेशन तो बाद में देखेंगे, पहले साइन कन्वेंशन क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन। IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन। केमिस्ट्री में यही तो एक डिफरेंस है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। वर्क डन में कन्वेंशन एकदम उल्टा है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बिल्कुल अपोजिट है। आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री के हिसाब से करना है, फिजिक्स में क्वेश्चन है तो फिजिक्स के हिसाब से करना है। इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। केमिस्ट्री में क्या है? IUPAC केमिस्ट्री होती है, इंडियन यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन होगा शायद, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क डन क्या है? तो एनी एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। तो एज पर एनी एनर्जी गिवन टू सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव। ये है केमिस्ट्री में कन्वेंशन IUPAC के हिसाब से। कोई भी एनर्जी अगर सिस्टम को दे रहा हो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाहर से वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम
अच्छा, सिस्टम पर वर्क करोगे तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो इसे बोलते हैं और वर्क ऑफ कंप्रेशन। दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा तो एक्सपेंशन होगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एंड दैट विल बी नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। अच्छा, वर्क को लिखने के भी कई तरीके होते हैं, कैसे मैं बताता हूं। एक बार ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे एग्जांपल लें, मान लो कोई कैलकुलेशन हुई और वर्क डन, W सिंबल है, मान लो ये लिखा है -50 किलो जूल पर मोल, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। तो बताओ क्या क्या बातें कह सकते हो इस बारे में। तो वर्क डन -50 किलो जूल है, इसका मतलब माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। माइनस का मतलब एक्सपेंशन हुआ है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम नहीं। तो हम इस बात को कह सकते हैं, इसी बात को कह सकते हो। और इसी को कहने का एक तरीका क्या हुआ, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या बने कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 50 किलो जूल। पर मोल की जरूरत नहीं है, बस 50 किलो जूल। दोनों का मीनिंग सेम है, बोथ कन्वे सेम मीनिंग, बोथ कन्वे सेम मीनिंग। तो देखो, वर्क डन अगर -50 किलो जूल है तो इस बात को यूं भी लिख सकते हो, माइनस है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। बट यदि हम शब्दों में लिख रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बाय द सिस्टम में माइनस साइन का सेंस आ चुका है, तो यू विल हैव टू राइट 50 किलो जूल। याद रखना क्वेश्चंस में, क्वेश्चन अगर ऐसे कहे कि there is a piston type of container and gas is filled into it, initial volume is this, final volume is this, calculate the work done, आपने करी गुणा भाग, पता चला वर्क डन आ गया -100 किलो जूल, -100 किलो जूल। तो कैसा आंसर रिपोर्ट करोगे? अगर क्वेश्चन कहे कि कैलकुलेट द वर्क डन, तो बस लिख दो वर्क डन इज इक्वल टू -100 किलो जूल, बात खत्म, हो गया आंसर। और क्वेश्चन यदि कहे कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो फिर बाय द सिस्टम बोलोगे तो -100 नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलोगे 100 किलो जूल। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 किलो जूल। अब माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इस तरीके से ये बात कही जाएगी। अब बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। एक्सप्रेशन ऑफ पीवी वर्क और मैकेनिकल वर्क। पीवी वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए मान लो जैसे ये इस तरीके से कह दिया कि यहाँ पर एक पिस्टन है और इस पर एक मास रखा हुआ है, मान लो M1, M ही ले लो, M मास है, और ये रोका हुआ है हमने, ये मैकेनिकल स्टॉप है, ये कोई गैस है, आपने अभी हाथ लगाया हुआ है, इसको मतलब पिस्टन को रोका हुआ है। आपने ये पिन जो है मैकेनिकल पिंस, ये रिमूव कर दी, और ये रिमूव करने से सिस्टम एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड कब होगा? जब गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो। एक्सटर्नल प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? मास M, कोई वेट रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, उसकी वजह से प्रेशर था। ये पिंस रिमूव कर दी, तो मान लो ये गैस थी, एक्सपैंड हुई, और ये एक्सपैंड देखो यहां से यहां हो गई, DH एक्सपैंड हो गई। नाउ दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन, ये एक्सपैंड हुई, अब गैस एक्सपैंड हुई, वजन तो रखा हुआ था वो, ये रहा M। तो इसका मतलब जब गैस एक्सपैंड हुई, पिस्टन थोड़ा ऊपर गया, तो वर्क डन तो हुआ ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कैसे डिफाइन होगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना m तो जो मास है इंटू g इंटू h की जगह कितनी हाइट का डिफरेंस आया dh। मान लो a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो a इंटू a से डिवाइड कर दिया, a से मल्टीप्लाई भी कर दिया। व्हाट इज a? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन टाइप कंटेनर में इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। आप तो जानते हो mg अपॉन a इज व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। भाई ये गैस का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर कहलाएगा, और ये बाहर मास m की वजह से प्रेशर लग रहा है, फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो mg इज द फोर्स एंड a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, तो P एक्सटर्नल इनटू व्हाट इज ये एरिया इनटू हाइट का डिफरेंस, चेंज इन वॉल्यूम dv डेल्टा v, या dv बोल दो, स्मॉल चेंज के लिए बात कर रहे हैं, dv। तो P एक्सटर्नल इनटू dv इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। अब साइन कन्वेंशन की बात करें केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री अब अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? dv क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो dv इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 ऑफ कोर्स विल बी ग्रेटर देन v1, वॉल्यूम बढ़ेगा तो dv क्या होगा? पॉजिटिव। पिस्टन ऊपर गया है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव, और प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। नहीं, हमें नेगेटिव चाहिए, हमने पढ़ा है वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव। तो केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री एज पर रिक्वायर्ड साइन कन्वेंशन, मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला ये आएगा, वर्क डन कौन सा? पीवी वर्क, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv, एंड टोटल वर्क डन W कितना हो जाएगा? इंटीग्रल माइनस 1 to 2 P एक्सटर्नल इंटू dv। माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इनकॉर्पोरेट किया है, तो नेगेटिव साइन इज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। तो बच्चों साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए हमने माइनस साइन लगाया। अब गलत नहीं होगा। कैसे? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv, एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू द मास जो भी रखा हुआ है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एप्लीकेबल है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटू dv। अगर एक्सपेंशन है तो dv क्या होगा? dv क्या होगा? पॉजिटिव। P एक्सटर्नल पॉजिटिव, माइनस साइन आपने लगाया हुआ है, तो नेट वर्क डन क्या आया? नेगेटिव। एक्सपेंशन में आना ही था, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अच्छा मान लो कंप्रेशन होता तो बताओ dv की वैल्यू क्या होती? नेगेटिव। कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटेगा, तो dv क्या हो गया? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो माइनस साइन लगाएं। आप ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। आपको तो हमेशा फॉर्मूला चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, अपने आप साइन के साथ आंसर निकल के आएगा। यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। स्मॉल वर्क डन ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। ओवरऑल प्रोसेस में ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो माइनस इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 to 2 P एक्सटर्नल इंटू dv। तो गाइस दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई। माइनस साइन के साथ याद रखें, फिजिक्स वाले माइनस नहीं लगाते, जब भी तो उनका साइन कन्वेंशन उल्टा है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर, अच्छा यहीं पे 1-2 पॉइंट्स और आएंगे, ये एक बार लिखो पूरी बात जरा, मुझे 1-2 पॉइंट्स कहने हैं यहां पर, नोट इट डाउन। यहीं पे था वो पॉइंट। क्या पॉइंट? ऐसे नोट करके लिखो। अच्छा ये P एक्सटर्नल क्या है? P एक्सटर्नल is equal to mg upon area of cross section if atmospheric pressure
इज एब्सेंट। बट यदि खुले में रखा है जहां पे मैं खड़ा हूं तो मेरे सिर के ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो भी शामिल हो जाएगा यदि उसको कंसीडर करेंगे। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया प्लस P एटमॉस्फेयर। ये कब होगा? इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर टू बी एक्टिंग ऑन पिस्टन। अगर पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, अब मान लो ये मेरे सिर है, कोई भी ना है, कोई प्रेशर ना डाल रहा, पागल हो क्या? एटमॉस्फेयर में एयर तो है ना, एयर पर भी ग्रेविटी का इफेक्ट है ना, पढ़ा चुके हैं गैसीय स्टेट में, बेसिक गैसीय स्टेट में ये बात फिजिक्स पढ़ते हो पूरी। तो बिकॉज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स O2 and N2 molecules under the effect of the gravity they exert some load, some force on our head, and that force per unit area is called pressure, and this is due to the atmosphere, that's why it is called atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करें तो फिर एक्सप्रेशन P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? mg अपॉन a प्लस P एटमॉस्फेयर। हालांकि इतने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये नोट पहला पॉइंट था। दूसरा बताओ, पीवी वर्क डन, पीवी वर्क मतलब मैकेनिकल वर्क, जीरो कब कब हो सकता है? तो मैकेनिकल वर्क इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विल बी जीरो व्हेन फर्स्ट क्या हो? चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो। दैट मीन्स प्रोसेस कौन सा हो? आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हेन आइसोकोरिक प्रोसेस, आपको तो पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V क्या होता है? जीरो। अब ये हटा देता हूं मैं, लिखो पहले यहां तक की बात। तो मैकेनिकल वर्क इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विल बी जीरो व्हेन प्रोसेस इज आइसोकोरिक और in case of free expansion or expansion against vacuum। फ्री एक्सपेंशन का मतलब P एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? अरे भाई जैसे मान लो ये एक कंटेनर लिया हमने, ये एक रिजिड कंटेनर इस टाइप का था, इसमें पिस्टन फिट कर दिया, ये रहा, ये पिस्टन है, यहां गैस है और ये परफेक्ट वैक्यूम है। मान लो ये मैकेनिकल पिंस लगा रखी हैं, मैकेनिकल पिंस लगा रखी है, इन पिन को हटा दिया, खींच दिया, तो ऑब्वियसली गैस विल एक्सपेंड, पिस्टन विल मूव राइट। क्यों? यहां तो वैक्यूम है और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? जीरो। तो ये तो वैक्यूम है, ये कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं करेगा, तो देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर एक्सटर्नली, तो यही एक्सटर्नल प्रेशर है। तो वैक्यूम है तो P एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। तो अगर ये पिन हटा दी गई और एक्सपेंशन हुआ तो क्या कहलाएगा वो? फ्री एक्सपेंशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, देयर इज नो रेजिस्टेंस एज देयर इज नथिंग टू रेजिस्ट इट। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन और उसे हम एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम भी बोलते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में ऑब्वियसली बात है वर्क डन जीरो कब होगा? या तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए या dV जीरो हो जाए। तो गाइज ये तरीका था प्रेशर फाइंड आउट करने का। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको प्रेशर का फंक्शन दिया हुआ हो वॉल्यूम के टर्म्स में तो अकॉर्डिंगली आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ये था वर्क डन, वर्क डन से रिलेटेड बातें। दूसरा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कौन है? हीट। पहले ये पूरी बात नोट करो, देन वी विल कम टू द हीट।
देन कम्स हीट Q, और कैपिटल Q भी ले सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट स्मॉल q, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन द एंटायर प्रोसेस कैपिटल Q. Heat is also the energy mode of the energy transfer between system and surroundings, and heat flows due to the difference of by virtue of temperature difference between system and surroundings. अगर temperature difference होगा तो heat flow करेगी, वरना flow नहीं करेगी. तो heat is one of the mode of energy transfer between system and surroundings by virtue of temperature difference. तो हीट फ्लो करती है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो हीट विल फ्लो. अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या होगा? हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव. मैंने कहा भी था सिस्टम में कुछ भी दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है. एनी एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम. ये साइन कन्वेंशन बहुत यूजफुल है और खासकर वर्क में, क्योंकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन वर्क का उल्टा होता है. केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का फॉलो करें, फिजिक्स में फिजिक्स का. तो हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम इज नेगेटिव. सो दिस इज द साइन कन्वेंशन. तो ये था हीट क्यू, और ये भी एक पाथ फंक्शन है. एंड दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी. अच्छा, ध्यान दो आपने अभी कुछ मिनट पहले 10-20 मिनट पहले वर्क जब डिफाइन कर रहे थे तो हमने कहा था कि वर्क एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हीट एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है या रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है. वर्क एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हम चाहते हैं कि हमें वर्क मिले. हीट को भी इनफैक्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं भाई, थर्मल पावर प्लांट्स. कोटा में है थर्मल पावर प्लांट काफी बड़ा. तो बहुत सारे हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट्स हैं. आपको फंक्शनिंग पता ही होती है थर्मल पावर प्लांट्स की, कि वाटर वर्किंग फ्लूइड होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं इन द बॉयलर. फिर वो स्टीम जाकर के टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और टरबाइन के ब्लेड जब घूमते हैं तो यू गेट द मैकेनिकल मोशन. Mechanical energy is obtained and that mechanical energy with the help of the alternators it is converted into electrical energy. और वो electrical energy फिर हमारे पास आती है. ये लाइट पंखे चल रहे हैं सब, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क है. इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्क. तो वर्क ओवरऑल इज सेट टू बी द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड हीट इज सेट टू बी द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. तो इसलिए तो हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हीट है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वर्क में कन्वर्ट कर लें और फिर जैसे चाहें उसको वैसे इस्तेमाल कर लें. अब मान लो ये मेरे यहाँ पंखा है, ये आपको ना दिखेगा, मुझे दिख रहा है, ये ऊपर छत पे लगा हुआ है सेंटर में लगभग, ये पंखा है. अब एनर्जी तो हीट भी है और वर्क है. तो मैं अगर स्विच ऑन करूंगा इलेक्ट्रिकल वर्क विल कम एंड ये पंखा घूमेगा, ठंडी हवा देगा, अपना पर्पस सर्व कर देगा. अब मान लो मैं कहूँ कि नहीं सर एनर्जी तो हीट भी है, तो मैं इलेक्ट्रिकल वर्क ना दे करके मैं इसे हीट करूँ, मैं एक आग लगाऊँ यहाँ, ये लो एक मशाल लूँ, आग लगा करके और एक पंखे पर चलूँ, चलिए ये जल जाएगा, फूक जाएगा, आग और लग जाएगी, मैं भी निमट लूँगा. पता चला तुम्हारे गुरुजी भी निमट लिए. तो हीट से तो ना चलेगा ना ये पंखा, इसके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए ना. तो वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट्स व्हाई वी हैव द वेरियस पावर प्लांट्स व्हिच कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क. सो प्राइमरी वर्क ऑफ द पावर प्लांट इज टू कन्वर्ट द हीट इनटू वर्क. समझ के बात को? तो वर्क इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज रॉ फॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझ गए? इस एग्जाम्पल से याद रहेगा आपको कि पंखा चलाना हो तो आग जला दो इसके नीचे. पागल हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है. सो लाइक दैट यू डिफाइन दिस इज हीट एंड दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब.
हमने मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में दोनों मोड्स पढ़ लिए, कौन वर्क कौन हीट। चलिए बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये सब डेफिनेशन चल रही हैं अभी, नोट करो ये सब। मोलर हीट कैपेसिटी, सिंबल यूज करेंगे C। मोलर हीट कैपेसिटी, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर, मोलर का मतलब होता है ऑफ 1 मोल। कोई भी मोलर टर्म है उसका मतलब होता है ऑफ 1 मोल। मोलर मास, 1 मोल का मास। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। कैसे डिफाइन करें? इट इज द एनर्जी नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ये है परिभाषा। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस को जो भी हीट आवश्यक होगी, ऑब्वियसली हीट तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मान लो इसको इस कैसे करते हैं कि Q अपॉन dt, वेयर Q इज द हीट रिक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस to increase dt temperature। अगर 1 मोल सब्सटेंस का dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट अगर Q चाहिए तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? Q अपॉन dt। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C dt फॉर 1 मोल। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू NC dt फॉर n मोल, जहां पर C कौन है? मोलर हीट पर। और ओवरऑल हीट चाहिए, ओवरऑल हीट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा NC dt T1 से T2। अब n तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो n इंटीग्रल C dt 1 to 2। अब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम C को भी कांस्टेंट मान लेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लेंगे। तो अगर C अगर कांस्टेंट ले लें तो NC T2 माइनस T1। So this is the value of Q। कब? When molar heat capacity C is taken temperature independent। तो अगर C को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लिया जाए तो Q इज इक्वल टू NC T2 माइनस T1। और यदि टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ हो तो हमें C की वैल्यू रखनी पड़ेगी टेम्परेचर के टर्म्स में, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो दिस इज Q। तो इस तरीके से हीट गिवन इज इक्वल टू NC dt फॉर द स्मॉल अमाउंट, बट ओवरऑल एक फाइनाइट चेंज के लिए यू विल हैव टू इंटीग्रेट। अब बात आती है मोलर हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। इट इज अ पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन है तो इट डिपेंड्स ऑन पाथ। और डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, 2 टाइप ऑफ हीट कैपेसिटीज आर वेरी फेमस। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पूरी बात लिखो, देन वी विल कम टू द टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी कॉमनली यूज्ड। तो टाइप ऑफ C मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप के होते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे बोलेंगे हम CV और CVM। इसे बोलेंगे हम CP और CPM। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए CP या CPM, M स्टैंड्स फॉर मोलर ऑफ 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जो भी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहां पर जैसे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मान लो एक कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर ले लिया, फिक्स्ड वॉल्यूम वेसल, फिक्स्ड वॉल्यूम वेसल, जैसे बलून नहीं, बलून का तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल स्किन होती है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल थिक वॉल्ड सिलेंडर, थिक वॉल्ड सिलेंडर। अब ये मान लो इसमें 1 मोल कोई सब्सटेंस है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कुछ भी हो सकता है। मान लो 1 मोल O2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब हीट तो देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना है तो वी हैव टू गिव हीट। बट ध्यान दो, अब यहां तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा, यहां तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा। तो जो भी हीट दोगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या करेगी? इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। सर ये क्या है इंटरनल एनर्जी? अभी लेंगे, इसके इमीडिएटली बात आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है फॉर द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दौड़ने भागने की वजह से एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो भी हीट दोगे वो अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी जो भी एनर्जीज हैं उनको बढ़ाएगी तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वर्क डन तो यहां ही नहीं, नो वर्क डन। तो वट एवर हीट इज गिवन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इट इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to change in internal energy। तो गाइस, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी व्हाट? U। तो इसका मतलब जो भी हीट देते हैं हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो QV लगा दिया हमने, QV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन हीट इज इक्वल टू DU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एज नो वर्क इज डन, नो PV वर्क। ये मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, नो PV वर्क इज डन, कोई PV वर्क नहीं किया जा रहा है इसमें। क्यों? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कट तो नहीं गया? एक बार चेक कर ले नीचे से इसको जरा। हाँ, बच गया। तो इसका मतलब QV हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां से साफ इसका यूज करेंगे बाद में। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ? CV इज इक्वल टू हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन DT। तो इसका मतलब QV इज इक्वल टू CV DT फॉर 1 मोल। तो QV इज इक्वल टू NCV DT फॉर N मोल, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला। तो ओवरऑल हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू N इंटीग्रल 1 to 2 CV DT। दिस इज द फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू N CV डेल्टा T। कब? इफ CV इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर CV कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल DT क्या होता है? T2 माइनस T1 डेल्टा T। यही तो बात है, स्टेट फंक्शन है ना, टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन। DT का इंटीग्रल करोगे तो T2 माइनस T1 होता है। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV डेल्टा T इफ CV इज कांस्टेंट। अगर CV कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी।
एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व। ये सब बातें फिजिक्स वाले भी सिखाएंगे आपको, 11th क्लास में आता है ये सब, प्रॉपर वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में भी। तो अकॉर्डिंगली QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। सो दिस इज द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। इधर आइयो, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इस बार चलो पिस्टन टाइप ऑफ वेसल ले लिया हमने, ये रहा, यहां कोई गैस भरी हुई है, O2 N2 कुछ भी। अब ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट तो यहां भी करना पड़ेगा, बट यहां अगर हीट दोगे तो ध्यान दो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी गैस की, बट साथ में पिस्टन भी ऊपर भागेगा, और पिस्टन ऊपर भागेगा तो इट विल डू द वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन मूव करेगा अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल डू टू थिंग्स। तो इसका मतलब जो भी हीट यहां दे रहे हो वो दो काम करेगी। क्या दो काम? एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और दूसरा इट विल डू द वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर और अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब याद करें, यहां एक ही काम करना पड़ा था। सुन लो, कभी कभी ये पॉइंट आता है किसी गैस के लिए CV और CP बराबर नहीं होते, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। तो ये उसका रीजन है, CV कम होता है, CP ज्यादा होता है फॉर ए गैस। उसका रीजन है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब CV की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट दोगे वो केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, वर्क डन इज 0। जबकि यहां 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट दे रहे हो वो कुछ तो चली गई वर्क डन में, और कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो इसका मतलब CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। इस बात को लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इस बात को। अच्छा, यहां पर मान लो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर है QP। भाई कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि पिस्टन पर रखा हुआ वेट तो कांस्टेंट है ना, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है और हीट दोगे तो पिस्टन भी ऊपर जाएगा और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला, ऐसे ही लिखो, मैं शॉर्टकट कुछ नहीं करूंगा। CP इज इक्वल टू QP अपॉन DT। तो QP किसके बराबर? CP DT फॉर 1 मोल। N मोल के लिए QP इज इक्वल टू NCP DT फॉर N मोल। तो फिर ओवरऑल हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू N122 CP DT। और यही QP यू कैन राइट NCP डेल्टा T कब? बता दो कब? When CP is constant, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, तब इस तरह की बात हम कहेंगे। नोट करो पूरी बात, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। और ये तो इंटरनल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में भी काम आएगा। लेंगे इसको, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो दो तरह की मोलर हीट कैपेसिटी बहुत ही वेल नोन होती है। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑफ कोर्स CP इज ग्रेटर देन CV। अभी अभी समझाया, क्योंकि CV का मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। जब हीट दोगे तो वो एक ही काम करेगी, क्या? इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दोगे तो वो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा साथ ही साथ इट विल हैव टू डू, पिस्टन हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। यहां तक की बात लिखो, ये फॉर्मूले हैं, इनको अंडरलाइन करो, 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे एज ए नोट, नोट इट डाउन। जैसे नोट करके क्या? पहला, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV फॉर ए गैस। किसी गैस के लिए CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। अच्छा, फॉर ए आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, इस बात को हम डिराइव भी कर सकते हैं विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आएगा तब पढ़ेंगे। आइडियल गैस के लिए याद रखें CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और कई बार CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
ये सीपीसीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटीज। ऑफ कोर्स सीपी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आर के बराबर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन में काम आएगा ये। अब यहीं पे एक और टर्म यूज करते हैं। एक तो होता है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होता है स्पेसिफिक हीट। आपको याद आ गया होगा जब हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कह रहे थे, तब हमने एग्जांपल्स भी लिखे थे कि मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी में बस सिर्फ अंतर इतना है कि ये होता है हीट रिक्वायर्ड नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। और मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मान लो इसको हमने C बोल दिया, और इसको स्पेसिफिक हीट को मान लो छोड़ो हटाओ, ऐसे ही लिख दें। ये तो पर ग्राम है, इसकी यूनिट क्या होगी? मान लो जूल पर केल्विन पर ग्राम, और इसकी यूनिट क्या होगी बताइयो? मोलर है, पर मोल, तो जूल पर केल्विन पर मोल। तो ऑब्वियस सी बात है मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला किसी सब्सटेंस के लिए? मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू m मोलर मास ऑफ द गैस और द सब्सटेंस। m इज मोलर मास इन ग्राम पर मोल। स्पेसिफिक हीट की यूनिट कुछ भी जूल पर केल्विन पर ग्राम, और ये मोलर हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन पर मोल। तो कभी कभी किस क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करने हो तो हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई होती है, सिंपली मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोलर हीट कैपेसिटी यू कैन फाइंड आउट। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट मान लो ऐसे दी हुई हो 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, फाइंड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब आंसर मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब पर मोल है, वुड बी इक्वल टू 4.2 इंटू 18, बस जूल पर केल्विन पर मोल। मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन, अपने आप देख लेना, मैं तो समझाने के लिए बात कही है। तो कई बार क्वेश्चंस में स्पेसिफिक हीट दी हुई होती है, जरूरत पड़ने पर मोलर हीट कैपेसिटी वी कैन फाइंड आउट, या मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई होती है, जरूरत पड़ने पर स्पेसिफिक हीट कैन बी डिटरमिन्ड इफ मोलर मास इज नोन फॉर द सब्सटेंस। तो ये सेकंड पॉइंट था, डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट, बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी पॉइंट लेंगे, लिखो थर्ड, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो भाई, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एवरी सब्सटेंस, सीपी हो, सीवी हो, सी हो, सी मतलब जनरल मोलर हीट कैपेसिटी, सीवी मतलब स्पेसिफिकली फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी मतलब स्पेसिफिकली एट कांस्टेंट प्रेशर, कुछ भी हो, फॉर एवरी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्सेप्ट आइडियल गैस, एक्सेप्ट मोनोटॉमिक गैस, दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो लिखो सीपी और सीवी और C for any substance, solid, liquid, gas, real or ideal, कुछ भी, anything is temperature dependent except monoatomic gases
लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। याद रखने वाली बात है, आईआईटी में आया हुआ ये पॉइंट। आईआईटी बहुत पहले सब्जेक्टिव पेपर्स में आधे नंबर में पूछ रखा है ये बात। तो सीपी और सीवी और सी फॉर एनी सब्सटेंस, फिजिक्स वाले बताते हैं इस बात को, क्योंकि मोनोटॉमिक गैसेस हैं, इनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होते हैं केवल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसके अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होते। हालांकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हम यहाँ बात नहीं करते, हम केमिस्ट्री में बात नहीं करते। फिजिक्स वाले तो खूब डिटेल में बात करते हैं बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हीट दोगे तो कौन कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव होंगे। हम नहीं करते बात, हमारी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं होता। हम तो जो पढ़ा रहे हैं बस आंख बंद करके धड़ाधड़, आंख बंद करके ऐसे पढ़ोगे। कई बार बोलता हूँ आंख बंद करके पढ़ते चले जाओ। आंख बंद करके मतलब आंख बंद करके थोड़ी पढ़ना पागल, पढ़ना तो आंख खोल के ही है। बट ब्लाइंडली वट एवर वी आर टीचिंग, जस्ट फॉलो, सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी शीट कंप्लीटली। यस दैट्स इट, पारंगत हो चुके हो। तो सीपी और सीवी और सी फॉर एनी सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सेप्ट मोनोटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब मान लो कोई सी है, उसका फंक्शन ऐसा हो सकता है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। बट however, if not mentioned in question, then Cp, Cv values of ideal gases may be taken as अंडर। सुनो क्या बात कर रहे हैं। इन एक्चुअल मोनोटॉमिक गैसेस को छोड़ दो, कोई डायटॉमिक गैस है, कोई पॉलीएटॉमिक गैस है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, सीपी और सीवी या सी की जो वैल्यू हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। कुछ फंक्शन दिया हुआ हो सकता है, बट क्वेश्चन में अगर ना दिया हुआ हो तो हम अपनी तरफ से कुछ थोड़ी मानेंगे। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो तो हम तो सीपी सीवी वैल्यूज आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट मानेंगे। देन सीपी सीवी वैल्यूज ऑफ द आइडियल गैस में बी टेकन एज अंडर कांस्टेंट वैल्यूज। कौन सी अंडर, जरा देखें एटॉमिसिटी। सीवी, सीपी, गामा, एक टर्म यूज करते हैं गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। शायद किसी का नाम है मिस्टर पॉइसन, नाम ही और कुछ ना मिला, चलो ठीक है, पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो फॉर एनी गैस इज रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो सीपी अपॉन सीवी है। अच्छा, ये बात तो हम कह चुके हैं कि किसी भी गैस के लिए सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड में नहीं, उसके लिए अलग से बात करेंगे। सॉलिड लिक्विड में सीपी सीवी लगभग बराबर होते हैं। तो इस तरीके से अगर एटॉमिसिटी की बात करें तो क्या है, मोनोटॉमिक गैस सीवी की वैल्यू 3/2R, याद रखनी है टेबल, 5/2R and this is 5/3, nearly 1.67। जैसे हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, जैसे कौन, N2, O2, H2, NO, C2H2, CO2 एटसेट्रा। इन केसेस में दिस इज 5/2R, 7/2R। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही है हमें कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये वैल्यूज होती हैं, और ये हो गया 7/5, 1.4। अच्छा, और देखें, अगर कोई पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस, सब कुछ आइडियल गैस के लिए बात चल रही है। आइडियल
कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये, क्वेश्चन में ये वैल्यू लेकर के सवाल को सटासट सॉल्व करना है। सो दिस इज 3r, दिस इज 4r एंड दिस इज 4/3 विच इज नियरली इक्वल टू 1.33। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती चली जा रही है, गामा की वैल्यू घट रही है। गामा इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर अ गिवन गैस। तो आइडियल गैस के लिए टेबल मेमोराइज करो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड मेमोराइज दिस टेबल, दिस हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई मोनोटॉमिक गैस है, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर गैस जैसे कौन, ओजोन, जैसे H2O की वेपर्स, जैसे मीथेन एटसेट्रा, नॉन लीनियर है ये। तो नॉन लीनियर कोई गैस है तो Cv की वैल्यू 3r, Cp इज 4r एंड द रेशियो इज 1.33। क्वेश्चंस में ये लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और एक आखिरी पॉइंट, गैसेस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, बट सॉलिड लिक्विड में Cp और Cv लगभग बराबर होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। लिखेंगे इस पॉइंट को, नोट इट डाउन। Concept number 4th, for solids and liquids, Cp is nearly equal to Cv is equal to C। क्या Cp क्या Cv सॉलिड और लिक्विड में, ध्यान दो, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं, वॉल्यूम को खास वेरी करता नहीं है। वॉल्यूम इज नियरली कांस्टेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, डज नॉट चेंज मच एंड बिकॉज ऑफ दैट Cp एंड Cv आर नियरली सेम, उसको हम C मान सकते हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए Cp Cv ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, नियरली कांस्टेंट होते हैं, उनको C मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये था मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी नोट करें। चलिए बात करेंगे अब इंटरनल एनर्जी की। ये डेफिनेशन चल रही हैं। मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में हमने बात कर ली, स्पेसिफिक हीट के बारे में भी बता दिया। हेडिंग लिखो इंटरनल एनर्जी। सिंबल यूज करते हैं U और E। ये एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं भाई, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, उसमें एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ तो होंगे, सब्सटेंस होगा, दौड़ भाग भी कर रहे होंगे। अगर गैसियस या लिक्विड फॉर्म में होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इसके अलावा और भी कई तरह की एनर्जीज होती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज होती हैं। समेशन ऑफ ऑल दोज एनर्जीज of the molecules of the system at rest and in absence of any external force field is equal to internal energy। तो ये इंटरनल शब्द का मतलब क्या है? नहीं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस हमने नहीं लगाए। मतलब एक तो सिस्टम शुड बी एट रेस्ट, रुका हुआ हो, ऐसा नहीं कि ट्रक पे रख के उसे दौड़ा दिया बहुत हाई स्पीड पे, तो उसके तो मॉलिक्यूल्स का एडिशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल सिस्टम का मास 12 mv²। नहीं, वो तो एक्सटर्नल रीजन से बनी हुई एनर्जी हो गई। नो, इट शुड बी एट रेस्ट। अब मान लो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उस पर बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बहुत स्ट्रॉन्ग, तो पता चला उन पर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स और लगने शुरू हो गए, उनकी वजह से एडिशनल एनर्जी आ गई मॉलिक्यूल्स में। नहीं, ये तो एक्सटर्नल रीजन से आने वाली एनर्जी है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे रखा हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना लगाया गया हो, तब उसके मॉलिक्यूल्स से जुड़ी हुई जो भी एनर्जीज होंगी, कलेक्शन ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो लिखो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल्स। It is the energy associated with its molecules at rest and in absence of any external electric or magnetic field
तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कुछ एनर्जीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज इट? एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल एट रेस्ट, वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब जो एनर्जी होगी तो फिर इंटरनल एनर्जी में कौन शामिल होंगे? ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में जो शामिल होंगे वो होंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ऑल काइनेटिक एनर्जीज में भी इन्वॉल्व। हालांकि ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज के बारे में फिजिक्स वाले थोड़ा ज़्यादा आइडिया देते हैं, पढ़ाते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब कुछ। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो इफ द गैस इज आइडियल। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो इफ गैस इज आइडियल। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इफ गैस इज आइडियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज, न्यूक्लियर एनर्जी, और भी कोई एनर्जी हो, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एनर्जीज ऑल टुगेदर इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बस कौन सी एनर्जी शामिल नहीं होनी है? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस के हाई स्पीड से आप एक सिस्टम को दौड़ा दो तो फिर तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग लगा दो तो भी मॉलिक्यूल्स अफेक्ट होते हैं, उन पर एक एक्स्ट्रा फोर्सेस लगने लगते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी आ सकती है उनमें, वो सब काउंट नहीं करना है। सो व्हाट शुड बी काउंटेड इन इट? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज एंड एनी अदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान दो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी तो हम कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, वो हमेशा रेफरेंस के बेसिस पे लेते हैं। अब जैसे मान लो ग्राउंड लेवल है, ये मार्कर है यहाँ पर, इसकी हाइट मान लो 2 मीटर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 असाइन कर देते हैं, ये रेफरेंस चूज किया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट फाइंड आउट। अच्छा, चाहिए भी नहीं। Absolute value of internal energy cannot be determined. In fact, not needed. What we need is change in internal energy when system goes from one state to other. During the process, what is the change in internal energy that is important for us? तो लिखेंगे इस बात को। पहले ये बात लिखो यहां तक की, नोट इट डाउन, नोट करें। तो लिखेंगे पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इन फैक्ट नॉट नीडेड। तो absolute value of the potential energy cannot be determined, in fact not needed. We need change in potential energy during a process. किसी प्रोसेस के दौरान हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनी अदर सॉर्ट ऑफ एनर्जीज। कई तरह की एनर्जीज थी, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल दैट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। अदर चेंजेस आर इग्नोर्ड।
जैसे बॉन्ड एनर्जी के चेंजेस एंड अदर चेंजेस कैन बी इग्नोर्ड, और पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, डेल्टा पी इज जीरो फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। ये याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो फॉर एन आइडियल गैस। सर ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों, पता है ना, अगर आइडियल गैस है तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फॉर आइडियल गैस एज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो विल बी जीरो। बाकी के फैक्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी के चेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज के चेंजेस, न्यूक्लियर एनर्जीज के चेंजेस। तो फिर मेनली फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस, एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर एवरी सब्सटेंस depends only on temperature। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, वट एवर इट इज, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा आइडियल गैस के लिए। तो यू शुड बी द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, और हम पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी स्टडीड क्या पढ़ा था हमने कि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जब हम मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा भी था कि जो भी हीट देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आती है, क्योंकि कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, नो पीवी वर्क इज इन्वॉल्व। सो दिस इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन जीरो होता है। वॉट एवर हीट यू गिव दैट गोज टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और क्यूवी का फॉर्मूला क्या था? और क्यूवी का फॉर्मूला था NCV/dt। तो गाइज ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए है ये फॉर्मूला, फॉर आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। आइडियल गैस कोई सा भी प्रोसेस कर रही हो, वट एवर बी द प्रोसेस, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी dt। अच्छा, अगर सीवी कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेट करेंगे तो सीवी बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनसीवी डेल्टा टी। वो भी लिख लेते हैं, पहले ये वाली बात नोट करो, नोट इट डाउन। तो यहां से बात निकल के आ गई कि डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट एनसीवी dt 1 to 2, बट डेल्टा यू इज इक्वल टू एन को अगर बाहर ले लें तो इंटीग्रेट 1 to 2 सीवी dt। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, बेसिक फॉर्मूला क्या था? वो तो ये था, du इज इक्वल टू एनसीवी dt। ये था फॉर्मूला। du मतलब स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, और ना हमें चाहिए। हमें तो बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दैट मींस ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। अगर सीवी कांस्टेंट हो तो एन सीवी डेल्टा टी। कब? व्हेन सीवी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और वो बता ही चुके हैं आइडियल गैसेस के लिए, ये सब आइडियल गैसेस के लिए है फॉर्मूला। सो दिस इज फॉर एन आइडियल गैस
फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो एनी प्रोसेस है ना या एवरी प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टूडेंट भूल जाते हैं इस बात को क्वेश्चन सॉल्व करते समय। उनको लगता है CV आ रहा है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है। अरे नहीं, आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, जनरल प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। और साफ दिखता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऑफ कोर्स डेल्टा T तो जीरो होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। तो गाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये था इंटरनल एनर्जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। पूरी बात नोट करें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अंडरलाइन करेंगे इनको। जैसे क्वेश्चन ऐसे दें, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes a process in which temperature is raised from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Find change in internal energy if CV molar of gas is equal to 10 plus 10 to the power minus 2 T जूल पर केल्विन पर मोल। ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए। करियो सॉल्व जरा क्वेश्चन, पॉज करो स्क्रीन और क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोट इट डाउन। देखो यहां पर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है तो n इज इक्वल टू 2 मोल। CV का फंक्शन दिया हुआ है और आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है। डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट, NCV dt। NCV डेल्टा T नहीं लगा सकते इस बार क्योंकि CV इज नॉट कांस्टेंट, CV इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर केल्विन में होता है, कुछ ना बोला जाए तो 1 to 2, तो N 2 मोल, CV 10 plus 10 to the power minus 2T dt कहाँ 300 से लेके 400 केल्विन तक इंटीग्रेट कर दो, बस यही आंसर आएगा। 2 तो बाहर आ ही गया, 10 का 10T तो 10T, T मतलब 400 माइनस 300। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, प्लस 10 टू द पावर माइनस 2, T का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है T का इंटीग्रल, T स्क्वायर अपॉन 2, तो अपॉन 2 T स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। यही वैल्यू हुई, यही वैल्यू हुई। अब जरा करियो सॉल्व, देखें तो सही क्या वैल्यू आ रही है। 100 1000 जूल में आएगा आंसर, और 2 मोल के लिए है 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 400 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, बाहर आ गया, 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 16 माइनस 9, तो देखना 2 1000 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 50 इंटू कितना 7 7 पंजे 35, 350, 1350, 1350 गुणा 2 2700 जूल। दैट्स इट। ये यूनिट कैसा है भाई, जूल। डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी है तो एनर्जी ना, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट। तो 2700 जूल इज द राइट आंसर। प्लस में आएगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। हम कह चुके हैं U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो क्या सर आइडियल गैस ना होगी तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा? नहीं करेगा, टेम्परेचर के साथ साथ किसी और वेरिएबल पर भी डिपेंड करेगा।
U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर फॉर अ रियल गैस। रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर तो करेगा ही करेगा डिपेंडेंट, पर साथ में कोई वॉल्यूम या प्रेशर भी होंगे। बट फॉर एन आइडियल गैस इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। छोटा सा क्वेश्चन है बट गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। तो गाइज ये था इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया आपने। क्या फॉर्मूला मैं फिर बता रहा हूं। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू N1 to 2 CV dt आइडियल गैस के लिए। 3-4 बार बता दी मैंने ये बात। फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस, चाहे आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, व्हाट्सएवर बी द प्रोसेस, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। नोट करें ये था इंटरनल एनर्जी। नाउ वी विल कम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आ जाएंगे बस अब। इंटरनल एनर्जी पढ़ ली, हीट पढ़ लिया, वर्क कर लिया, इन्हीं का रिलेशन तो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। आप पूरा लिखो थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके हिसाब से एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है। हाँ, one form of energy can be converted to another. Kinetic energy can be converted to potential energy. Potential energy can be converted to kinetic energy. One mode of energy can be converted to another mode. Heat can be converted to work. Work can be converted to heat. So it is law of conservation of energy. So it is law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Energy cannot be created or destroyed. एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into another form. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वन मोड ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर मोड, हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क एंड समथिंग लाइक दैट। मैथमेटिकली इसको ऐसे बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर किसी सिस्टम पर वर्क W कर दिया जाए, हीट उसको Q दे दी जाए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी डेल्टा U। ये है गाइस केमिस्ट्री में। फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बोलते हैं, क्योंकि वहां साइन कन्वेंशन किसका, वर्क डन का ऑपोजिट होता है। हम तो क्या लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, और फिजिक्स वाले वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, या फिर स्मॉल फॉर्म में कहेंगे तो क्या बोलोगे, du इज इक्वल टू Q प्लस W। छोटा Q छोटा W मतलब छोटे छोटे वर्क। इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट ओवरऑल चेंज निकालना है तो W प्लस Q या Q प्लस W लिख दो, वो तो एक ही बात है। अरे Q प्लस W लाइक दैट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सिस्टम के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, अभी जो थर्मोडायनेमिक्स हम यहां पढ़ रहे हैं अपनी 12th की 11th क्लास के रिक्वायरमेंट के लिए, जेई मेन की, जेई एडवांस के रिक्वायरमेंट के लिए, ओलंपियाड के रिक्वायरमेंट के लिए, दिस इज ऑल अबाउट क्लोज सिस्टम केमिस्ट्री। ओपन सिस्टम के लिए क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करते। हालांकि ओपन सिस्टम जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे,
थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको बॉयलर पढ़ना है, टरबाइन पढ़ना है। बॉयलर में से तो एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकल रही है, तो दे आर फ्लो सिस्टम, इट इज एन ओपन सिस्टम एंड स्टिल हीट गिवन टेकन इज इन्वॉल्व्ड, सो इट इज प्योरली थर्मोडायनेमिक्स बट फ्लो सिस्टम्स, ओपन सिस्टम्स। सो बॉयलर, टरबाइन, दे आर ऑल ओपन सिस्टम्स। फ्लूड आया, फ्लूड गया। फ्लूड मतलब लिक्विड एंड गैसेस ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूड, बिकॉज फ्लूड मीन्स समथिंग विच कैन फ्लो, so that is called fluid. So delta U is equal to Q plus W. So this is the formula, this is the first law of thermodynamics. Energy one form of other convert होगी। कहीं अगर वर्क डन हुआ है, वर्क अगर हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, the work can convert into internal energy, internal energy can convert into the heat or work. These interconversions will occur but total energy of the system will remain constant. That is law of conservation of energy. तो गाइज इस तरीके से आप ये बात कहते हो, नोट करें इस सबको।